Okay, so let's move on to the second question of the day from chapter 3 research and methodologies. ये क्वेश्चन आपका 2022 के मेंस के पेपर में आया है, लास्ट ईयर ही आया है, एंड इट कवर्स द टॉपिक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. वेरी इजी क्वेश्चंस, but it's a 20 marker. So your content has to be very strong that you fill the 3 pages with good content. यहाँ पे देखो, explain the different types of non probability sampling techniques. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स पहले आप डिफाइन करोगे, यू विल डिफरेंशिएट इट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. देन आपने उसकी टाइप बतानी है, कितने टाइप्स की है. ब्रिंग आउट द कंडीशंस ऑफ देयर यूजेज विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स. अब देखो, यूपीएससी हैज एक्चुअली बिकम मोर वाइजर इन हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन. वैसे वो यहाँ पे क्वेश्चन टेक्निक्स के बाद क्लैरिफाई या इलैबोरेट करके छोड़ सकती थी, बट इट very specifically mentions that bring out the conditions of their usage with appropriate examples. तो बहुत specifically उन्होंने बता दिया है कि when you mention the types you have to tell कि ऐसी कौन सी conditions हैं जहां पे एक particular टेक्निक यूज करी जा रही है और दूसरी नहीं की जा रही, एंड फिर आप उसके साथ उसका appropriate एक एग्जाम्पल भी दोगे. तो very beautifully they have framed the question and बहुत clearly उन्होंने बताया. तो क्वेश्चन में से ही आपका आंसर का स्ट्रक्चर बन के आता है. फर्स्ट यू विल डिफाइन इन द इंट्रो क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी. सेकंड पार्ट बी में आप टाइप्स बताओगे, एंड पार्ट सी में ईच टाइप के यूजेज और एग्जांपल बताओगे. आ जाओ, अब देखो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है. इट इज यूज्ड व्हेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड. देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक थोड़ा हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले यूज होते हैं कि रैंडम सिलेक्शन कंप्यूटर जनरेट होता है. कंप्यूटर आजकल ये हो रहा है कि कंप्यूटर जनरेट करता है रैंडम नंबर. आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मान लो यू आर एन आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप काम करते हैं और आपको छापा मारना है. ठीक है, आपके अब आजकल क्या है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड. तो नाउ द आईआरएस ऑफिसर डज नॉट हैव the autonomy, it does not have that discretion कि वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करे कि भाई मैं तेरे घर छापा मारूंगा, उसको धमकी दे आए. आजकल क्या है, सॉफ्टवेयर जनरेट करता है कि भाई इतने डिफॉल्टर्स हैं, मान लो 100 डिफॉल्टर्स हैं, तो मैं 100 के 100 घर पे तो छापे नहीं मारूंगा, मैं उसमें से आपको 2 या 3 सिलेक्ट करके दे रहा हूं जिन्होंने बहुत बड़ा घपला किया हुआ है. ठीक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स इवेशन करी हुई है, तो उनके घर आप छापा मारो. ठीक है, दैट विल सेट एन एग्जांपल एंड एवरीबॉडी एल्स विल कम टू लाइन. अब वो जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर रैंडमली जनरेट करता है. ठीक है, अब ये दिस इज रैंडम सैम्पलिंग के 100 में से एक जो सिलेक्ट किया वो कंप्यूटर ने किया. तो यहाँ पे वी आर यूजिंग, कंप्यूटर भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम यूज कर रहा होगा, उसका भी कुछ ना कुछ सिस्टम उसमें फीड किया होगा, उसकी प्रोग्रामिंग में, उसकी कोडिंग में, कि कैसे रैंडम सिलेक्शन भी कैसे करनी है. यहाँ पे क्या है, जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई फॉर्मूला लगा के, कोई एल्गोरिदम लगा के, देन वी कम अप विद नॉन प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे हम थोड़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. ठीक है, तो ये तब होता है जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं लग सकती, जब हमारे पास डेटा की कमी है, डेटा अनअवेलेबल है या प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, इनकम्प्लीट है, कोई और कंस्ट्रेन है, जोग्राफिकल कंस्ट्रेन है, इन्वेस्टिगेटर का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या कॉस्ट हाई है. ऑब्वियसली अगर मैं 100 के 100 घरों पे छापे मारना है तो मेरे पास उतनी लेबर नहीं है और मेरे पास उतना कॉस्ट भी नहीं है, मैं उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता. तो यहां पे वी विल बी यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स देख लो आप. फर्स्ट टाइप इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मुझे जो कन्वीनियंट लग रहा है मैं वो कर रही हूं. मान लो कि मुझे फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, मुझे उनके लाइफस्टाइल पे कुछ रिसर्च करनी है कि भाई उनको आर दे लिविंग अ गुड लाइफ, क्या उनको सैलरी ठीक से मिलती है, क्या वो अपने घर पे सब मेंबर्स को खाना खिला पाते हैं कि नहीं. ठीक है, तो मैंने फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको स्टडी करना है. तो मैं एक छोटा इन्वेस्टिगेटर हूं, मेरे पास ना इतने पैसे हैं ना मेरे पास इतना टाइम है, मेरे को जल्दी जल्दी करना है. तो मैं अपनी कन्वीनियंस पे व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट गो टू मेरे घर के पास जो भी साथ में फैक्ट्री लगती है, मैं वहां पे जाऊंगी
ये मेरा घर है, ये पास में 1-2 किलोमीटर पे फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के आसपास जो क्वार्टर्स हैं मान लो, वहां पे जो लोग रहते हैं, उन 10 घरों में मैं गई, मैंने उनसे बातचीत करी एंड आई सेड कि भाई अच्छा आपकी लाइफ ऐसी है। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। ये जो आसपास 8-10 घर थे, उस फैक्ट्री जो मेरे घर के पास थी, तो यहां से मैंने अपनी रिसर्च कर ली। तो कन्वीनियंस है, तो इसका मतलब मैंने रैंडम सैम्पलिंग नहीं सिलेक्ट की, मैंने एक पर्टिकुलर लोगों को ही ज्यादा फेवर किया। आइडियली तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे देखना था कि सारी जो फैक्ट्रीज हैं इंडिया की अगर बात कर रहे हैं या स्टेट की, पंजाब की सारी फैक्ट्रीज हैं, उसमें मैं जाऊंगी और वहां पे जो लोग काम करते हैं, देन आई विल कम अप विद क्राइटेरिया कि इसमें अगर 100 लोग काम करते हैं तो मैं 100 में से 10 कैसे सिलेक्ट करूं कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो। बट यहां मैंने सिर्फ 10 अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लिए, बिकॉज वो मेरे घर के पास थे। दिस इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया। तो यहाँ पे रैंडमनेस कम हो गई है, रिप्रेजेंटेटिवनेस भी कम हो गई है जब मैंने सिर्फ कन्वीनियंस वाला क्राइटेरिया लगाया। दिस इज योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सेकंड आपका आता है, सेकंड आप टाइप बताओगे पर्पसिव सैम्पलिंग। और पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आती है। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिसर्च है, आपने जो रिसर्च करनी है, उसका पर्पस और कैसा आपको सैंपल चाहिए वो आपने पहले ही डिफाइन कर दिया है। कैसे? असर रिपोर्ट आती है आपकी प्रथम फाउंडेशन की, वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि हमारी जो रिपोर्ट होगी, जो हम हर साल जनवरी में निकाल रहे हैं, वो हम रूरल इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, वी डू नॉट टारगेट अर्बन इंडिया। तो उन्होंने पहले ही अपनी एक सैंपल स्पेस डिफाइन करी। फिर रूरल में दे आर नॉट टारगेटिंग यूनिवर्सिटी के लोग, वो स्कूल के बच्चों को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल के बच्चों में क्या स्टडी कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज कितनी है, क्या 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास की किताब पढ़ पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहां पे व्हेन you have defined your purpose and you have defined your sample space, उसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। और इसके 2 टाइप्स हैं, इसमें कोटा सैम्पलिंग आता है और इसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है। वेरी इंटरेस्टिंग नेम दोनों, तो आपको पढ़ने में भी उतना ही मजा आएगा। कोटा सैम्पलिंग मतलब ये है कि मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई मेरे को जो सैंपल स्पेस, जो पॉपुलेशन है, एक तो प्रथम वाला एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया, और सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये पॉपुलेशन है, मेरे को मेरे सैंपल में 10 मेल्स चाहिए, 10 फीमेल्स चाहिए इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 ईयर्स। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मेरा सैंपल होगा, मैंने पहले ही बोल दिया कि 50% मेल्स एंड 50% फीमेल्स चाहिए। दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। आपने पहले ही कोटा डिफाइन कर दिए फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर पॉपुलेशन, और उनकी एज ग्रुप भी डिफाइन कर दी। अब उसमें आप और भी कुछ डिफाइन कर सकते हो, मान लो आई वांट 10 मेल्स इन दिस एज ग्रुप हु आर एम्प्लॉयड, ये भी मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उनके लिए कोटा डिफाइन किया। पॉइंट इज कि आपके पर्पस और आपका सैंपल आपने प्री डिफाइन किया है, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। फिर नेक्स्ट आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये आपको याद भी रखना इजी है। यहां पे मैंने व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट कोटा सैम्पलिंग, मैंने उसकी फायदे और नुकसान भी बता दिए। इट इज वेरी क्विक एंड चीपर, क्योंकि हमने कोटास डिफाइन कर दिए। तो यू आर वेरी वेल अवेयर, आप अपने जो इंटरव्यूअर जा रहा है इंटरव्यू लेने, उसको पहले ही बोल दोगे कि भाई जब तेरे पास 10 मेल्स कवर हो जाए इंटरव्यू के, तो 11वें मेल के पास नहीं जाना, देन गो फॉर 10 फीमेल्स। ठीक है, क्योंकि 10 का ही हमारा कोटा था सैंपल स्पेस में, दैट इज बीन कवर्ड। तो क्विक होता है, चीप होता है, बट अगेन इट इज नॉट ट्रूली रैंडम, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो, इट इज अ वेरी यूनिक स्पेशलाइज्ड टेक्निक, जहां पे आपके पास ना सैंपल डिफाइंड नहीं है, सैंपल फ्रेमवर्क आपके पास नहीं है। जब और कोई मेथड नहीं लग रहा है, इन्वेस्टिगेटर है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है, मेरे पास कोई तरीका नहीं मिल रहा मेरे को, व्हाट आई डू इज
कोई तरीका नहीं है, तो आई एम यूजिंग माई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज करूंगी कि भाई मेरे को ऐसे लोगों में स्टडी करना है, तो अगर कोई बंदा, मान लो मेरे को आईआईटीज में सुसाइड रेट स्टडी करना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आईआईटीज में मैंने लेटर लिखा, वो मेरे को मना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, मैंने सरकार को चिट्ठी लिखी, सरकार मना कर रही है, मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे जाके किसी आईआईटी वाले को रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट आई एम यूजिंग, या अपने फ्रेंड्स में किसी को बोला कि भाई अगर आप किसी को आईआईटी में से जानते हो तो मेरे को बताओ, मेरे को एक क्वेश्चनेयर, एक सर्वे आईआईटी के स्टूडेंट्स में से लेना है, जहां पे वो सर्वे में भर के दें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, व्हाई डू दे गो इनटू डिप्रेशन, क्या रीजंस हैं, तो आई एम यूजिंग माय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यहां पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू, कि एक तो मैंने चलो सुसाइड वाला एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल है, लॉरी टेलर नाम का एक बंदा था, अ सोशियोलॉजिस्ट, अ स्कॉलर, ठीक है, व्हाट ही डिड, ही वेंट टू परसुएडेड अ गाय, फॉर्मर क्रिमिनल इन लंदन, जॉन मैकविकार के पास जाता है, जो कि एक फॉर्मर गैंगस्टर था, एक फॉर्मर क्रिमिनल था, वेरी फेमस क्रिमिनल, ये अपने क्रिमिनल प्रोफेशन छोड़ चुका था, और इसने इसको बोला कि भाई तू छोड़ तो चुका है बट तेरे कॉन्टैक्ट्स तो होंगे, लंदन का जो अंडरवर्ल्ड प्रोफेशनल क्रिमिनल लोग हैं उनके पास कॉन्टैक्ट्स मेरे को जुगाड़ के दो, तो इसने इसको परसुएड किया, इसने इसको कॉन्टैक्ट्स दिए, एंड थ्रू दीज कॉन्टैक्ट्स लॉरी टेलर was able to study underworld of London professional crime, how do criminals work, ठीक है। तो एज अगर आपको ये टॉपिक है, वैसे तो आपको देयर इज नो लीगल वे टू अप्रोच देम, बट उसने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू यूज किया अंडरवर्ल्ड को समझने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे तो वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, बेटर देन जो मैंने आपको सुसाइड रेट, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर 3 पेज का खत्म होता है, यहाँ पे हमने, एंड देन अगेन आप स्नोबॉल सैम्पलिंग के फायदे नुकसान बताओगे कि दिस इज यूज्ड व्हेन हमारे पास कुछ चारा नहीं है, एंड दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, व्हाटएवर ये जो बंदा जॉन मैकविकार, व्हाटएवर क्रिमिनल्स ही इंट्रोड्यूसेस लॉरी टेलर टू, जरूरी नहीं है कि वो लंदन का असली प्रोफेशनल क्राइम जो होता है, लंदन का जो अंडरवर्ल्ड है उसमें एक्चुअली में वो होता है, मे बी लंदन में जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ बैठे हैं, और जॉन मैकविकार के जो फ्रेंड्स थे, कॉन्टैक्ट्स थे, वो यहाँ है, छोटे मोटे इक्के दुक्के हैं। तो आपने जो रिसर्च करी वो इतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने किसी आईआईटी वाले को पकड़ा कि भाई अपने फ्रेंड्स में ये क्वेश्चनर, ये सर्वे भेज देना, मैं सुसाइड रेट स्टडी कर रहा हूं, तो मान लो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सब ऐसे फ्रेंड्स निकले जो दे आर एक्सेलिंग इन आईआईटीज, दे हैव नेवर फेस, सब 9 पॉइंटर्स हैं, सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं, दे आर एबल टू हैंडल देयर कॉलेज लाइफ वेरी वेल। तो आपका जो वो सैंपल स्पेस था जो एक्चुअली सुसाइड कमिट कर रहे हैं, जो एक्चुअली डिप्रेशन में है, मे बी दे आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मे बी दे आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, मे बी दे आर इंट्रोवर्ट्स, तो उन्हें टीचर के पास जाके अपने डाउट्स पूछने नहीं आते, या व्हाटएवर लाइफ, मे बी दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर अवे फ्रॉम होम, दे आर गोइंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम होम सिकनेस, तो यहाँ पे आपका ये सैंपल स्पेस तो कट गया। आपने इस चीज पे जो रिसर्च करी, दैट इज नॉट अ गुड रिसर्च, उसने असली जो फिनोमेना था सुसाइड रेट का आईआईटीज में वो नहीं दिखा पाए, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम आपकी स्नोबॉलिंग की, बट अगेन ये जुगाड़ है बेसिकली, ये नॉट रिप्रेजेंटेटिव, बट अगेन इट्स क्विक एंड चीपर वे, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज वेयर वी एंड द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स एंड द स्ट्रक्चर, लुक एट द स्ट्रक्चर, हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर ऑल्सो। At 10 o'clock, let's meet again with another question from the same chapter. As of now, this is done. Thank you.